हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम लोग डिजास्टर वेलिनबिलिटी एनालिसिस यानी आपदा संवेदनता विश्लेषण की का स्टडी करेंगे। हम लोग ये समझेंगे आपदा संवेदनता क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, WCDR ने 2005 में एक डेफिनेशन दी थी जिसमें बताया था कि वेल्युबिलिटी इज द फार फ्रॉम बीइंग ए स्टैटिक प्रोसेस, इट इज द डायनेमिक प्रोसेस दैट कीप ऑफ चेंजिंग द probability of process of loss and damage of all elements of disaster। यानी किसी खास प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनता, किसी खास प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनता के कई संघटक या तत्व होते हैं जिसके द्वारा प्रकोप एवं आपदाओं के प्रकारों एवं स्वरूप की पहचान एवं अभिव्यक्ति की जाती है। अब हम लोग ये जानते हैं इन एलिमेंट्स में, इन तत्वों में या इन कारकों में प्रमुख कौन कौन से हैं। पहला इन एलिमेंट में जो है हैजार्ड्स यानी प्रकोप क्या होता है। प्रकोप या आपदा में का नाम में क्या कौन कौन आते हैं। प्रकोप या हैजार्ड या डिजास्टर में जो रखे गए हैं, जो आपदा रखे गए हैं, सच एज क्या भूकंप, अर्थक्वेक, चक्रवात, ज्वालामुखी का उद्भेदन और भूस्खलन, सुनामी आदि को शामिल किया गया है। दूसरा है स्पेशल यूनिट यानी आपका सुवेद समुदाय में क्या क्या रखा गया, इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लोग देखते हैं। इसमें है, स्पेशल यूनिट में है फ्लड, प्लेन्स, कोस्टलैंड, माउंटेन और सुनामी, माउंटेन स्लोप, जो माउंटेन स्लोप होता है वो आइस केप और आइलैंड एंड etc। फिर हम प्रकोप की गति में, जैसे प्रकोप की गति कैसे होती है, इसके जो उदाहरण लिए गए हैं। प्राकृतिक प्रकोप का त्वरित आगमन, जैसे कोई भी प्राकृतिक प्रकोप आता है उसका आगमन बहुत तेज से होता है। वो कौन से प्राकृतिक प्रकोप हैं जो बहुत तेजी से आते हैं, जिसमें मनुष्य को संभलने का मौका नहीं मिल पाता है। तो उन प्राकृतिक प्रकोपों में सुनामी और भूकंपीय घटना को रखा गया है। दूसरा, मंद गति से आने वाली यानी बहुत धीमी गति से आने वाले जो डिजास्टर होते हैं, वो जो लंबे समय तक अपना इफेक्ट छोड़ते हैं, उनमें आपका सूखा हो गया और जो है बाढ़ भी इसमें शामिल किया जा सकता है। आपदा की अवधि में अल्पकालिक घटनाएं यानी बहुत कम समय में घटने वाली घटनाएं, लेकिन बहुत जल्दी वो जो घटनाएं घटती हैं वो अपना प्रभाव बहुत जल्दी छोड़ती हैं। उनमें कौन कौन सी प्रकोप आते हैं, उनमें सुनामी, टॉर्नेडो, भूकंपीय घटना आदि आते हैं। और दीर्घकालिक लेकिन मंद गति से व्यापक रूप में जो घटनाएं होती हैं, उसमें बाढ़, सूखा आदि होता है। ये भौतिक संरचना के पदार्थों की प्रतिरोधात्मकता, इसमें क्या हो गया, इसमें रेजिस्टेंटेबिलिटी की बात हो रही है। इसमें हम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भवन, जैसे पहाड़ी ढाल, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भवन आ गए
और उसमें जैसे पहाड़ी ढालों पर बने हुए भवन, बाढ़ मैदान, निचले तटीय क्षेत्र, पुल, सड़क, रेल लाइन आदि आता है। अब वैल्नरेबिलिटी टोपोलॉजी हम देखते हैं, यानी सुवेद्यता के इसमें प्रकार में किन किन इन आपदाओं को रखा शामिल किया गया है। इसमें पहला आ गया आपका एकाकी प्रकोप आपदा सुवेद्यता, यानी कि इंडिविजुअल हैजार्ड वैल्नरेबिलिटी। इसमें है आपका पहला हो गया वैल्केनिक, दूसरा हो गया आपका सिस्मिक, सुनामी, फिर हरिकेन, टार्नेडो, साइक्लोन, टाइफूड, फ्लड, ड्राफ्ट और लैंडस्लाइड। ये सारी घटनाएं आपकी इंडिविजुअल हैजार्ड वैल्नरेबिलिटी में या घटती हैं या इनको इसमें रखा गया है, एकाकी ये सुवेद्यता में रखा गया है। सेकंड आपका हो गया स्पेशल वैल्नरेबिलिटी, यानी आपका स्थानिक सुवेद्यता। इसमें क्या क्या रखा गया है? स्थानिक सुवेद्यता में आपका स्थानीय क्षेत्र सुवेद्यता, प्रादेशिक सुवेद्यता, देश सुवेद्यता और भूमंडलीय सुवेद्यता। यानी आपका लोकल एरिया जो वैल्नरेबिलिटी हो गया, रीजनल हो गया और कंट्री वैल्नरेबिलिटी, तथा लास्ट में हम इसको ग्लोबल और वैल्नरेबिलिटी के रूप में इंक्लूड करते हैं। फिर सामुदायिक सुवेद्यता, कम्युनिटी वैल्नरेबिलिटी क्या होता है? कम्युनिटी वैल्यू एक और आ गया है। इसके बाद अवस्थापन सुवेद्यता क्या होती है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चरल वैल्नरेबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या क्या रखा गया है? इसमें सुवेद्यित जल आपूर्ति सिस्टम, वैल्नरेबल वाटर सप्लाई सिस्टम, वैल्नरेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वैल्नरेबल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड वैल्नरेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम, यानी सुवेद विद्युत आपूर्ति सिस्टम को इसमें शामिल किया गया है। अब जैसा कि सुवेद्यता यानी कम्युनिटी वैल्नरेबिलिटी, सामुदायिक सुवेद्यता मुख्यतः दो प्रकार से होती हैं। इसके वैल्नरेबिलिटी जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया फिजिकल वैल्नरेबिलिटी और दूसरा हो गया सोशल वैल्नरेबिलिटी। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें सामुदायिक या सामाजिक सुवेद्यता के सुवेद्यता के अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया गया है। पहले इसको समझिएगा, किसी खास आपदा से प्रभावित होने वाले किसी खास प्रकार की पर्टिकुलर टाइप की जो डिजास्टर आता है, उसमें सामुदायिक या सामाजिक वर्ग की विवेचना की जाती है। यानी किसी खास एरिया में खास तरह के जो आपदा आता है वो कौन कौन से आपदा है, क्योंकि खास एरिया में आने वाले पर्टिकुलर एरिया में आने वाले आपदाओं को जो बार बार आते हैं उनसे उन आपदाओं की अगर पहले से सूचना होती है तो लोगों को अवगत भी कराया जा सकता है, जिससे जान माल को बचाया जा सकता है। इनमें उदाहरण के लिए सागर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरा समुदाय, कोस्टल एरिया में रहने वाले जो फिशरमैन कम्युनिटी होती है उनके उदाहरण को रखा गया है। फिर ज्वारीय तरंग और सुनामी आदि सबसे ज़्यादा इन कोस्टल एरियाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। किसी खास आपदा के प्रति मानव समाज के प्रतिरोधिता यानी ह्यूमन रेजिस्टेंस और तथा अनुकूलन की क्षमता को भी रखा गया है। किसी भी प्रकोप की घटना तथा उससे किए गए आपदापन दुष्प्रभाव के प्रति
व्यक्तियों एवं समाजों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी इसमें रखा गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS यानी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा और वायु आकाश सर्वेक्षण यानी एरोस्पेस सर्वे के द्वारा तथा हम अपने सैटेलाइट के द्वारा लिए गए चित्र से, सैटेलाइट इमेज से आपदा प्रबंधन में या आपदा प्रबंधन में सहयोग कर सकते हैं या आपदा को कम करने में सहयोग किया जाता है इन इंस्ट्रूमेंट से या इनके द्वारा लिए गए चित्रों से आपदा प्रबंधन से होने वाले दुष्प्रभाव को या उनसे होने वाले जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है। समस्याग्रस्त आपदा सुविधा वाले क्षेत्र यानी डिजास्टर वेनरेबल एरिया में अविनिर्धारण एवं मानचित्र द्वारा जिन एरिया में इन समस्याएं ये ज़्यादा हैं, इन आपदाओं की समस्या ज़्यादा हुई, वो हम GIS के माध्यम से यानी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से या फिर एरोस्पेस सर्वे के माध्यम से जो मैप हमको या विद्वानों को प्रोवाइड कराया जाता है, उसके द्वारा विज्ञान इन मैपिंग पर रिसर्च करके और हमारे सोसाइटी को बताते हैं किन किन एरियाओं में आपदाएं ज़्यादा आने की संभावना है या कब कब आएंगी, जिससे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी की जान माल की रक्षा हो सकती है। दूसरी बात है स्थानीय लोगों से प्राप्त आपदा की विशेष ऐतिहासिक सूचनाओं से प्राप्त जानकारी या शोधकर्ताओं को उपलब्ध करा के किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी आपदा जैसे आ रही है, हम कोस्टल एरिया का उदाहरण लेते हैं, वहाँ पर मान लीजिए सुनामी ज़्यादा आता है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हमको उनके स्थानीय लोगों के द्वारा उनके हम अनुभव को जानते हैं और उनके डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद लैब में उनका एनालिसिस किया जाता है कि ये घटना कब कब आ रही हैं और इनके आने का क्या कारण हो सकता है। तो रिसर्चर क्या करते हैं, उनसे डाटा को, उन लोकल लोगों के डाटा को उनके डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद उन पर क्या करते हैं, रिसर्च करके अपना रिजल्ट देते हैं। आम जनता को प्रकोपों एवं आपदाओं से संबंधित पिछले विवरणों तथा अनुभवों के आधार पर आपदा को कम किया जा सकता है या आपदा न्यूनीकरण योजना से अवगत करा के उनमें प्रकोप और आपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। यानी आम जनता को प्रकोपों या आपदाओं से बचाने के लिए उनको अनुभव को लिया जाता है और उनके अनुभव को क्या किया जाता है, उनके अनुभव पर रिसर्च किया जाता है। इसके बाद वहाँ पर आने वाली आपदाओं को कैसे कम किया जा सकता है उस पर कार्य किया जाता है। अब डिजास्टर और रिस्क एनालिसिस यानी आपदा जोखिम विश्लेषण क्या होता है, इसको समझते हैं। आपदा जोखिम में विभिन्न रूप से परिभाषित किया गया है, जैसे कि समाज के विभिन्न पक्षों जैसे आपका सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, हेल्थ तथा साइकोलॉजिकल पक्ष को इसमें रखा गया है और किसी पर्टिकुलर अर्थ हैजार्ड के पड़ने वाले या किसी एरिया में पर्टिकुलर हैजार्ड आने पर उस पर पड़ने वाला जो दुष्परिणाम होता है, उन दुष्परिणामों को हम आपदा जोखिम कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? आपदा रिस्क कहते हैं, डिजास्टर रिस्क कहते हैं। चूँकि प्रकोप और आपदा जोखिम किसी खास प्रकोप के समाज पे पड़ने वाले दुष्प्रभावों की प्रोबेबिलिटी होता है या संभाव्यता होता है, अतः इसमें प्रकोप के परिणाम और प्रचंडता, गति
और संभावित क्षति की मात्रा तथा आपदा के क्षेत्र विशेष में बने रहने वाले अवधि आदि के संदर्भ में पर्याप्त अनिश्चितताएं हैं। यहाँ पर कोई चीज़ निश्चित नहीं है, अनिश्चितता बनी रहती है। अब आज के लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे। अब आप लोग ये जो मैंने लेक्चर दिया है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला पेज ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंग्लिश में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू क्लास, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू क्लास।